ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिगार्डिंग बेशियन नेटवर्क्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, बेशियन नेटवर्क्स इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, 3 बूलियन वेरिएबल दिए हुए हैं, x1 है, x2 है और x3 है। सवाल ये है, हाउ मेनी पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे क्या बोला है, x1 इज कंडीशनली इंडिपेंडेंट ऑफ x3 गिवन x2, यानी x1 इज कंडीशनली इंडिपेंडेंट ऑफ x3 कब, जब x2 हमारा दिया हुआ है। कुछ इस तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पी ऑफ x1, x2, x3, ऐसा अगर मैं लिखता हूँ तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो हम चेन रूल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे इसको हम ऐसे लिखेंगे, पी ऑफ x1 इंटू पी ऑफ x2 गिवन x1 इंटू पी ऑफ x3 गिवन x2 x1, ऐसा लिखते थे। आपको चेन रूल पता होना चाहिए, मैं बता भी चुका हूँ मेरे एक वीडियो लेक्चर में, तो आप उसको एक बार देख लेना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोला है, x1 इज़ इंडिपेंडेंट ऑन x3 गिवन x2। अगर x2 दिया हुआ है तो x1 x3 के ऊपर इंडिपेंडेंट है, यानी यहाँ पे देखिए, अगर x2 दिया हुआ है तो x3 और x1 एक दूसरे में इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट है, राइट। तो अगर ऐसा है, x2 दिया हुआ है, इसका मतलब x1 की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको काट सकता हूँ। तो अगर मैं इसको काटा तो ये क्या आ जाएगा, p ऑफ x1 इंटू पी ऑफ x2 गिवन x1 इंटू पी ऑफ x3 गिवन x2। ठीक है क्योंकि x2 है तो x3 के साथ x1 का कोई रिश्ता नहीं है। अब पूछा गया टोटल कितने पैरामीटर्स चाहिए। सो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इससे मुझे कितने पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, x1 के 2 ही वैल्यूज़ हो सकते हैं और दोनों की प्रोबेबिलिटी इसका समेशन 1 होगा, x1 इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू 1 दोनों के प्रोबेबिलिटी का समेशन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 1। यहाँ से हमें दोनों की ज़रूरत है क्या, अगर मैं एक ले लेता हूँ तो दूसरे का तो मैं 1 से सब्ट्रैक्ट करके ही निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे कितने पैरामीटर्स की ज़रूरत है, यहाँ से मुझे कितने पैरामीटर्स की ज़रूरत है, एक पैरामीटर। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे एक पैरामीटर की ज़रूरत है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर x2 गिवन x1 की बात करता हूँ तो यहाँ पे हमें कितने पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, चलो देख लेते हैं। तो अगर मैं इसका टेबल बनाता हूँ, कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे x1 की वैल्यू मैं 0 मान लेता हूँ, x1 का वैल्यू मैं 1 मान लेता हूँ, इधर x2 का वैल्यू मैं 0 मान लेता हूँ, x2 का वैल्यू मैं 1 मान लेता हूँ। ठीक है ना, ठीक है। और तो कुछ चाहिए नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पूरा का समेशन 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अगर मैं एक निकाल लेता हूँ तो मैं दूसरे को 1 से माइनस करके निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे एक ही पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी। सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों का समेशन 1 होता है, इसका और इसका। तो अगर मैं ये वाला पता है तो ये वाला मैं 1 से सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे भी मुझे एक ही पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी टोटल मुझे 2 पैरामीटर्स लगेंगे। तो यहाँ 2 हो गए। अच्छा, सेम गोज़ फॉर दिस थिंग, x3 गिवन x2 की बात अगर हम कर लेते हैं यहाँ पे भी 2 ही पैरामीटर्स लगेंगे। पूछा गया था टोटल पैरामीटर्स, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल पैरामीटर्स हमारे कितने लगेंगे, 1 + 2 + 2, आंसर कितना आएगा 5 पैरामीटर्स हमें ज़रूरत पड़ेंगी। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या बोल दिया गया है, 4 एट्रीब्यूट्स a1 a2 a3 a4 आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट गिवन द क्लास लेवल C। ठीक है, ईच एट्रीब्यूट हैज़ 3 पॉसिबल वैल्यूज़। ठीक है, यानी a1 के 3 वैल्यूज़ हो सकते हैं, 0 1 और 2। ध्यान से देखो, ये खुद लिखा हुआ है। ठीक है, a2 इसके भी 3 पॉसिबल वैल्यूज़ होंगे, 0 1 2। a3 इसके भी 3 पॉसिबल वैल्यूज़ होंगे, 0 1 2। और a4 के भी 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हो जाएंगे, 0 1 2। ठीक है, 3 पॉसिबल वैल्यूज़ कहा गया है। एंड C इज़ बाइनरी, तो C जो है हमारा एक बाइनरी एट्रीब्यूट है। ठीक है, C जो है हमारा बाइनरी है, यानी इसके 2 ही वैल्यूज़ होंगे, 0 या 1 अब पूछा गया, हाउ मेनी पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कितने टोटल पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब हमें ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, P ऑफ a1 a2 a3 a4 और C, ये निकालना पड़ेगा। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, P ऑफ C a1 a2 a3, जो भी हमारा बाइनरी वेरिएबल है जिसके साथ सारे वेरिएबल्स का रिश्ता है उसको सबसे पहले रखो।
A3 और A4 ऐसे लिखो। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, P ऑफ C इंटू P ऑफ A1 गिवन C, A1 गिवन C इंटू P ऑफ A2 गिवन C कॉमा A1 इंटू, अच्छा यहाँ पे मैं और एक चीज़ लिखना भूल गया था, क्वेश्चन में ही था, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। वो ये था कि एज्यूम, ठीक है, एज्यूम एट ऑल एट्रीब्यूट्स, all 4 attributes are independent of each other। ये लिखा हुआ था, मैं क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मैं ये लिखना भूल गया था, ठीक है ना। सो अब देखो सो ये हो जाएगा यहाँ पे, अब P ऑफ C इंटू C बाई A1 ये हो गया, इंटू P ऑफ A3 डिवाइडेड बाई C कोमा A1 कोमा, अच्छा रुक जाओ A1 कोमा A2 है ना, ये हो गया, इंटू P ऑफ A4, ठीक है, गिवन C कोमा A1 कोमा A2 कोमा A3, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। देखो, हर एक एट्रीब्यूट किसी दूसरे एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब A2 तुम्हारा A1 के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, P ऑफ C इंटू P ऑफ A1 बाई C। अब ये A2 तो A1 के ऊपर डिपेंड करेगा नहीं, तो अगर डिपेंड नहीं करेगा तो हम इसको हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा P ऑफ A2 गिवन C। उसी तरह से जो हमारा तीसरा एट्रीब्यूट है, ये A1 और A2 के ऊपर डिपेंड करेगा नहीं, ये नहीं करेगा, तो हम इसको हटा सकते हैं। तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, P ऑफ A3 गिवन C इंटू, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, A4 C के अलावा और किसी के ऊपर डिपेंडेंट है नहीं, तो हम इसको पूरा हटा सकते हैं। सो ये हो जाएगा P ऑफ A4 गिवन C। अब मुझे इसमें टोटल कितने पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर मैं C की बात करूँ भाई, C में तो 2 ही वैल्यूज़ हैं। देखो C में तो 2 ही वैल्यूज़ है, या तो C इक्वल टू 0 होगा या C इक्वल टू 1 होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एक पैरामीटर हम निकाल देंगे तो बाकी को 1 से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। सो यहाँ पे तो भाई हमारे एक ही पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें कितने पड़ेंगे देख लेते हैं। इसका जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल है वो बनाएंगे। तो देखो A1 के जो है ना 3 वैल्यू है और C के 2 ही वैल्यू है, बाइनरी 0 1। सो अगर मैं इसका जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, C का वैल्यू 0, C का वैल्यू 1, A1 का वैल्यू 0, A1 का वैल्यू 1 और A1 का वैल्यू 2। सो ऑब्वियस सी बात है, ये टोटल जितने भी बॉक्सेस हैं इनके प्रोबेबिलिटी का समेशन 1 होगा। तो अगर मुझे ये 2 मिल गए तो तीसरे वाले को मैं 1 से माइनस करके निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे 2 पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ी। सिमिलरली यहाँ पे टोटल का प्रोबेबिलिटी 1 है, तो अगर मुझे ये 2 मिल गए तो थर्ड वाले को मैं 1 से माइनस करके निकाल सकता हूँ। सो यहाँ पे भी 2 पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ी। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। सो यहाँ पे मुझे कितने पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे मुझे 4 पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर मैं A2 बाई C की बात कर लेता हूँ, ठीक है। सो A2 के भी वही सेम ही चीज़ ही है, ठीक है, बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अभी A2, ठीक है, A2 के भी 3 वैल्यूज़ हैं। A2 इक्वल टू 0, A2 इक्वल टू 1 और A2 इक्वल टू 2, ठीक है। सो यहाँ पे इस टोटल के समेशन, टोटल के प्रोबेबिलिटी का समेशन 1 होगा। तो अगर मुझे ये दोनों मिल गए हैं तो मैं इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से 2 पैरामीटर ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे भी टोटल का समेशन 1 होगा प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। और अगर मुझे ये दोनों मिल गए तो थर्ड वाले को मैं 1 से सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे भी मुझे 2 ही पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पे मेरे को कितने पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, 4 पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सिमिलरली A3 बाई C, इसमें भी हमें कितने पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, 4। इधर टोटल कितने पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, 4। उस सेम तरीके से, क्योंकि सबके 3 वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे मुझे 1। तो टोटल कितने पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ी हमें, अरे भाई, तो टोटल कितने पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ी, टोटल पैरामीटर्स की ज़रूरत हमें कितनी पड़ी,
तो सबसे पहले देखो 1 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ओके। सो 1 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 4 स्क्वायर 4 टू द पावर 4 यानी 256 होने चाहिए। 4 4 4 4 करके हैं, हाँ 256 होने चाहिए। सर यहाँ पे तो समेशन होता है, मैं यहाँ पे गलत कर दिया, मैं इन लोगों को ऐड कर दिया, गलती हो गई भाई, मल्टीप्लाई कर दिया। 1 + 4 + 4 + 4 + 4, सो इट इज़ नथिंग बट 17। सो 17 पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना। ओके, सो इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एज्यूम x1 x2 x3 xd आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट गिवन y। y के साथ ये सारे जो है, अगर y दिया हुआ है तो ये सारे कंडीशनली इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ। y कैन हैव k पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, y के टोटल k वैल्यूज हो सकते हैं। t इज़ द नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर ऑल xi, यानी x1 के t वैल्यूज होंगे, x2 के t वैल्यूज होंगे, x3 के t वैल्यूज होंगे, कुछ इस तरह से। ओके, सो ये तो हमें समझ में आ चुका है। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, पूछा क्या गया, हाउ मेनी पैरामीटर्स आर नीडेड टू मॉडल द जॉइंट प्रोबेबिलिटी। बहुत सही बात है, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, y के k पॉसिबल वैल्यूज है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे निकालना क्या है, p ऑफ y, x1 x2 x3 लेके टिल xn तक, राइट। xn है या xd, ओ सॉरी d, d, ओके, xd। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, p ऑफ y इंटू p ऑफ x1 गिवन y इंटू p ऑफ x2 गिवन x1 y इंटू p ऑफ x3 गिवन x2 x1 y एंड सो ऑन। लास्ट में क्या हो जाएगा, p ऑफ xd गिवन xd माइनस 1 xd माइनस 2, ऐसे करते करते x1 y, ऐसा हो जाएगा, राइट। तो मुझे एक चीज़ पता है कि अगर y दिया हुआ है तो कोई भी वेरिएबल x का कोई भी xi दूसरे किसी xi के साथ इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे मेरा y दिया हुआ है, यानी x2 x1 के साथ इंडिपेंडेंट है, तो यानी x1 को हम काट सकते हैं। इधर y दिया हुआ है, इसका मतलब x3 जो है x2 के साथ भी इंडिपेंडेंट है, x1 के साथ भी इंडिपेंडेंट है, तो हम इनको काट सकते हैं। यहाँ पे भी देखो y दिया हुआ है, इसका मतलब जो xd है वो xd माइनस 1 के साथ इंडिपेंडेंट है, xd माइनस 2 के साथ है, सब के साथ इंडिपेंडेंट है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, p ऑफ y इंटू, मतलब अगर y देख लिया तो कोई भी x दूसरे किसी x के साथ इंडिपेंडेंट है, कोई रिश्ता नहीं रखता। तो x1 गिवन y इंटू p ऑफ x2 गिवन y इंटू पी ऑफ x3 गिवन y, ठीक है, इंटू करते करते p ऑफ xd गिवन y तक हम चले जाएंगे। ओके, अब एक चीज़ ध्यान से देखो, y के तो k पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, तो टोटल कितने पैरामीटर्स लगेंगे, k पॉसिबल वैल्यूज़ है तो एक कम लगेगा, यानी k माइनस 1 पैरामीटर्स लगेंगे। इसका देख लेते हैं, x1 और y, ध्यान से देखना, x1 और y। तो अगर मैं दो वेरिएबल्स के बीच में करता हूँ तो ऐसा कुछ होगा, अगर मैं ऐसे एक बना लेता हूँ x1 और y, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू 2, ठीक है। और xi के कितने टोटल पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं, t इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर ईच xi, यानी x1 का लास्ट वैल्यू क्या हो सकता है, x1 इक्वल टू t हो सकता है, ठीक है। और y के कितने पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, ठीक है। ऐसे करते करते y कैन हैव हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज़, बताओ, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज़, y के तो y हमारे k पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, देखो y कैन हैव k पॉसिबल वैल्यू। तो t इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर ऑल xi, यानी हर एक xi के t पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं, x1 के t, x2 के t।
तो इस तरह से y के वैल्यूज हो सकते हैं, यानी y इक्वल टू k तक हम जा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं इसको मतलब ग्रिड बनाता हूँ ऐसे करके, ठीक है, और इधर भी थोड़ा सा ऐसे 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 डॉट डॉट देके ऐसे, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे t वैल्यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितने पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इस टोटल का प्रोबेबिलिटी 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे t-1 पैरामीटर्स लगेंगे। यहाँ पे कितने पैरामीटर्स लगेंगे, यहाँ पे भी t-1 पैरामीटर्स लगेंगे। यहाँ पे कितने पैरामीटर्स लगेंगे, यहाँ पे भी t-1 पैरामीटर्स लगेंगे। यहाँ पे भी कितने पैरामीटर्स लगेंगे, t-1। ऐसे करते करते जो लास्ट है k वाला, उसमें भी कितने पैरामीटर्स लगेंगे, t-1। तो टोटल कितने पैरामीटर्स लगे, t-1 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 कितनी बार किया हमने, k टाइम्स किया। तो ऑब्वियस सी बात है इसका कितना पैरामीटर्स लगेगा, इसका कितना पैरामीटर्स लगेगा, k इंटू t-1 पैरामीटर्स लगेगा। इसका कितना पैरामीटर्स लगेगा, सिमिलरली k इंटू t-1 पैरामीटर्स लगेगा। इसका कितना लगेगा, सेम k इंटू t-1 पैरामीटर्स लगेगा। इसका कितना पैरामीटर्स लगेगा, k इंटू t-1 पैरामीटर लगेगा। तो मेरा सवाल है टोटल कितने पैरामीटर्स लगेंगे, बताइए। टोटल पैरामीटर्स हमसे पूछा गया है मेरे भाई, टोटल पैरामीटर्स। सो आप अगर देखें ध्यान से, सबसे पहले कितने पैरामीटर्स हैं, पी ऑफ वाई के लिए कितने पैरामीटर्स की आवश्यकता हुई, k-1 पैरामीटर्स, ठीक है। फिर x1 के लिए कितने पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ी, k इंटू t-1। x2 के लिए कितना पैरामीटर्स का ज़रूरत पड़ा, k इंटू t-1, ठीक है। x3 के लिए कितना पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ा, k इंटू t-1। उसके बाद ऐसे करते करते xd जो है, xd के लिए कितने पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ गई, k इंटू t-1, है कि नहीं। x1 के लिए k इंटू टी, x2 के लिए k इंटू t-1, x3 के लिए k इंटू t-1, xd के लिए भी k इंटू t-1, यानी k-1 प्लस k t-1 प्लस k t-1 ऐसे कितनी बार कर रहे हैं, d टाइम्स, क्योंकि टोटल d पैरामीटर्स हैं। तो सब मिला के कितना आ रहा है, k-1 प्लस d इंटू k t-1, ये हमारा टोटल पैरामीटर्स लगेगा। इस सवाल को देखिए क्या बोल रहा है, देखिए कंसिडर ए 2 क्लास प्रॉब्लम y बिलोंग्स टू ट्रू फॉल्स, ठीक है, यानी ये हमारा आउटपुट वेरिएबल है y, इसके दो ही वैल्यूज हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स, एंड ईच ट्रेनिंग एग्जाम्पल हैज़ 2 बाइनरी एट्रीब्यूट्स x1 एंड x2, यानी x1 के दो वैल्यूज हो सकते हैं 0 और 1, x2 के भी दो ही वैल्यूज हो सकते हैं 0 और 1, ठीक है, यानी ट्रू और फॉल्स। अच्छा यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है ना, अच्छा यहाँ पे मैं ये वाला भी मिटा दिया गलती से, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से दिखाता हूँ तुम्हें, x1 के दो वैल्यूज़ हो सकते हैं ट्रू और फॉल्स, ठीक है, x2 के दो वैल्यूज़ हो सकते हैं ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सो हमें बोल दिया गया हाउ मेनी पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड इफ़ वी डू नॉट मेक द कंडीशनल इंडिपेंडेंस एजम्पशन, ठीक है, यानी कितने पैरामीटर्स ज़रूरत है अगर मैं कभी कंडीशनल इंडिपेंडेंस एजम्पशन नहीं एज्यूम करता हूँ। कंडीशनल इंडिपेंडेंस एजम्पशन मतलब क्या है, y इज़ कंडीशनली इंडिपेंडेंट ऑन x1 x2, इसको हम ऐसे लिख सकते थे ना, पी ऑफ वाई इक्वल टू, सो ऐसे लिखेंगे इसको, पी ऑफ वाई इंटू पी ऑफ x1 बाई वाई इंटू पी ऑफ x2 बाई वाई। ये जो एजम्पशन है, ये एजम्पशन हम नहीं करेंगे, इसे ही बोलते हैं कंडीशनल इंडिपेंडेंट एजम्पशन, कंडीशनली इंडिपेंडेंट। तो ये वाला जो एजम्पशन है, ये वाला एजम्पशन हम नहीं करेंगे। तो अगर हम ये वाला एजम्पशन नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भाई क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है कि इफ़ वी डू नॉट मेक द कंडीशनल इंडिपेंडेंस एजम्पशन, तो फिर हमारे पास बचता क्या है भाई, x1 x2 और हमारा जो आउटपुट वेरिएबल है। तो इसके दो वैल्यूज़ हैं, इसके दो पैरामीटर्स हैं, इसके भी दो पैरामीटर्स हैं और इसके भी दो पैरामीटर्स हैं। तो टोटल कितने दो वैल्यूज़ हैं, इसके भी दो वैल्यूज़, इसके भी दो वैल्यूज़, तो टोटल पैरामीटर्स कितने लगेंगे, टोटल पैरामीटर्स कितने लगेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1 करना होगा हमेशा। सो ये 8 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 7। इसका टेबल बना के वो सारी चीज़ें करनी होंगी जो अभी मन नहीं कर रहा है। तो 7 पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ये याद रखना। ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोला, 2 क्लास प्रॉब्लम y बिलोंग्स टू ट्रू फॉल्स एंड ईच ट्रेनिंग एग्जाम्पल x हैज़ 2 बाइनरी एट्रीब्यूट्स x1 एंड x2 बोथ टेकिंग द वैल्यूज इन ट्रू फॉल्स, ठीक है।
हाउ मेनी पैरामीटर्स आर नीडेड। ओके, यहाँ पे बोल दिया गया एज्यूमिंग नेव बेस इंडिपेंडेंट एजम्पशन, यानी हम लोग एज्यूम कर लेंगे जो x1 और x2 है ये इंडिपेंडेंट है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा ना, p ऑफ y x1 x2, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली p ऑफ y इंटू पी ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 गिवन y इंटू पी ऑफ x2 गिवन x1 y, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेव बेस इंडिपेंडेंट एजम्पशन है ना। नेव बेस इंडिपेंडेंट एजम्पशन का मतलब है कि x1 और x2 आर नॉट रिलेटेड, आर नॉट डिपेंडेंट, ऐसा भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। सो यानी ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। तो अगर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते तो ऑब्वियस ही बात है, अगर x2 है और y दिया हुआ है तो हमें x1 की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, p ऑफ y इंटू पी ऑफ x1 बाई वाई इंटू पी ऑफ x2 बाई वाई। सो अब देखो p ऑफ y ये तो बाइनरी वैल्यूज़ है, तो इसके दो ही वैल्यूज़ हो सकते हैं। इसके क्या क्या वैल्यूज़ हो जाएंगे, एक y इक्वल टू 0 और एक y इक्वल टू 1। तो ऑब्वियस ही बात है दोनों में से एक पैरामीटर अगर हम ले लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे मैं 1 पैरामीटर लगेगा। फिर p ऑफ x1 बाई वाई, इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, देखो ये x1 भी बाइनरी है और y तो बाइनरी है ही। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, x1 इक्वल्स टू 0 और x1 इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 1। सो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से हमें एक पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ से हमें एक पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी। सो 1 + 1 हो जाएगा 2। सो भाई ठीक है, सो यहाँ पे 2, इधर भी 2, तो टोटल कितने पैरामीटर्स लगेंगे बताओ, टोटल पैरामीटर्स कितने लगेंगे, 2 + 2 + 1 यानी 5। ठीक है, हो गया, सिंपल है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं सवाल को क्या बोल दिया गया। कंसिडर ए प्रॉब्लम विद 2 क्लासेस एंड इन बाइनरी एट्रीब्यूट्स, यानी 2 क्लासेस हैं, ठीक है, आइदर 0 है या 1 या ट्रू या फॉल्स, आप जैसे आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। इन बाइनरी एट्रीब्यूट्स यानी x1 x2 x3 ऐसा करते करते xn तक है, ठीक है। सो हाउ मेनी पैरामीटर्स, ठीक है, और एक आउटपुट वेरिएबल है y जिसके 2 क्लासेस हैं। ओके, सो एक बात बताइए टोटल कितने, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा है, तो हम क्या कर लेंगे, वी विल एज्यूम दैट वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है, डिपेंड कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया है ना कि ये इंडिपेंडेंट है। एक्सप्लिसिटली अगर मेंशन नहीं है कि इंडिपेंडेंट है तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई ये वेरिएबल्स जो है डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, इतने सारे वैल्यूज़ हैं, चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ भेज दिया। चलिए भाई, सो इसके कितने वैल्यूज़ हो सकते हैं, 2 वैल्यूज़, इसके कितने वैल्यूज़ हो सकते हैं, 2 वैल्यूज़, इसके कितने वैल्यूज़ हो सकते हैं, 2 वैल्यूज़, ठीक है, इसके 2 वैल्यूज़, इसके 2 वैल्यूज़, ठीक है। इसके 2 वैल्यूज़, इसके 2 वैल्यूज़, ऐसे हो गया। आगे अगर हम देखें, एक मिनट, लेकिन यहाँ पे बताया गया है क्या, ओ नहीं, सॉरी, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, एक गलती मैंने कर दी। यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे नेव बेस क्लासीफायर हमें यहाँ पे चाहिए ना, मैं ये देखा ही नहीं था, सॉरी यार। अगर नेव बेस क्लासीफायर बनाना ही है तो इसका ऑब्वियस मतलब है कि सारे वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ऑल वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, ऑब्वियस सी बात, तभी नेव बेस क्लासीफायर बन सकता है, ठीक है। ऑल वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि नेव बेस क्लासीफायर तो यही कहता है ना कि कोई भी एक एट्रीब्यूट का दूसरे एट्रीब्यूट के साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए। ओके, सो अगर ऐसा है तो फिर अगर हम लोग देखें हमारे पास n वेरिएबल्स है और एक आउटपुट वेरिएबल है x1, x2, x3, x4, डॉट 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 xn तक अगर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है p ऑफ y इंटू पी ऑफ x1 गिवन y इंटू पी ऑफ x2 गिवन y। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि किसी का भी दूसरे वेरिएबल के साथ रिश्ता नहीं है तो हम बाकियों का क्यों लिखें, है ना। तो इंटू पी ऑफ x3 बाई वाई करते करते पी ऑफ xn बाई वाई यहाँ तक आएगा। तो पी ऑफ वाई ऑब्वियस सी बात है 2 वैल्यूज़ हो सकती है, या तो 0 या तो 1, तो हम एक ही पैरामीटर से हम निकाल सकते हैं। ओके, इसका अगर हम देखें, इसका तो देखो, ये देखो भाई,
यहाँ पे y का वैल्यू 0 है, ये y का वैल्यू 1 है, यहाँ पे x1 का वैल्यू 0 है, x1 का वैल्यू 1 है। सो यहाँ से मुझे एक पैरामीटर लगेगा, यहाँ से मुझे एक पैरामीटर लगेगा, यानी टोटल 2 पैरामीटर्स लगेंगे, ठीक है ना। सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 2 पैरामीटर्स लगेंगे, यहाँ पे 2 पैरामीटर्स लगेंगे, यहाँ पे 2 पैरामीटर्स, यहाँ पे भी 2 पैरामीटर्स, यहाँ सारे 2 पैरामीटर्स। तो कितने बार हमारे टोटल n वेरिएबल्स हैं, यानी 2 इंटू n पैरामीटर्स लगेंगे। उसके बाद प्लस इसके लिए p ऑफ y के लिए तो हमें एक ही पैरामीटर लगेगा, तो टोटल कितने पैरामीटर्स हो गए, 2n+1 पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। ठीक है, 2n+1 पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये कि मेरे को ये समझना है कि क्या वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। सबसे मेन चीज़ हमें ये है, यही समझना है, ठीक है। बस ये अगर हम समझ गए तो फिर मेरा काम हो गया। अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो सवाल को, देखिए क्या बोल रहा है। कंसिडर 2 क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम विद 2 क्लासेस एंड इन बाइनरी एट्रीब्यूट्स, ठीक है। यानी 2 क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है जहाँ पे 2 क्लासेस हैं और इन बाइनरी एट्रीब्यूट्स है। हाउ मेनी पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द फुल जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे टोटल कितने पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी फुल बाइनरी एस्टिमेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे हमें क्या कोई नेव बेस्ड क्लासीफायर ऐसा बोला गया है क्या? नेव बेस्ड क्लासीफायर ये टर्म आपको दिख रहा है? नहीं। क्या एज्यूम करने को बोल रहा है कि वेरिएबल्स कंडीशनली इंडिपेंडेंट है? नहीं, ये भी नहीं बोला है। तो अगर ये भी नहीं बोला है कि वेरिएबल्स कंडीशनली इंडिपेंडेंट है और ये भी नहीं बोला है कि नेव बेस्ड क्लासीफायर है, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे? वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट, वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट, ये हम एज्यूम कर लेंगे मेरे भाई। अब ध्यान से देखना, 2 क्लास है और इन बाइनरी एट्रीब्यूट्स हैं, इन नंबर ऑफ बाइनरी एट्रीब्यूट्स हैं और सब, इसका मतलब x1 है, x2 है, ऐसे करते करते टिल xn है। बाइनरी एट्रीब्यूट यानी सबके 2 वैल्यूज़ होंगे, ठीक है। और एक 2 क्लास क्लासिफिकेशन है, यानी आउटपुट में भी 2 ही वैल्यूज़ आ सकती है, या तो ट्रू या फॉल्स या फिर प्लस माइनस कुछ भी, ठीक है। सो ऑब्वियस ही बात है, टोटल कितने पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो इसके लिए कितने पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी बताओ। इसमें देखो, इसमें आपको 2 पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें आपको 2 पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, 2 पैरामीटर्स, 2 पैरामीटर्स, 2 पैरामीटर्स, ऐसे करते हुए 2 पैरामीटर्स, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टोटल हो गए 2 पैरामीटर्स सारे। तो टोटल पैरामीटर्स कितने होंगे? टोटल पैरामीटर्स कितने होंगे? हर एक बाइनरी एट्रीब्यूट के लिए अगर 2 पैरामीटर्स हैं तो इन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट हैं, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, n टाइम्स इंटू 2, राइट, क्योंकि y वेरिएबल के लिए भी तो 2 पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये -1 एक कम होता था, मैंने बताया था तुम लोगों को। सो ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 n टाइम्स, इसके लिए हम क्या लिख देंगे, 2 टू द पावर n इंटू 2 -1। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू द पावर n + 1 -1। सो ये आंसर हो जाएगा। टोटल इतने पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ओके, चलिए आगे का देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखो, एक बेसियन नेटवर्क दिया हुआ है और यहाँ पे बता दिया गया है कि जो हमारे A, B, C, D हैं सभी हमारे बाइनरी रैंडम वेरिएबल्स हैं। और पूछा गया है हाउ मेनी पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी टोटल कितने पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी फॉर द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी मुझे निकालना क्या है, P ऑफ A, B, C, D। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, P ऑफ A इंटू P ऑफ B बाई A, ऐसा लिखेंगे, इंटू P ऑफ C बाई B, A, ठीक है, ऐसा लिख देंगे। आगे अगर हम गए, इंटू P ऑफ D गिवन A, B, C, ऐसा होता है, हमें पता है। अब देख लेते हैं किसके साथ किसका रिश्ता है। क्या B के साथ A का रिश्ता है? क्या B के साथ A का कोई रिश्ता है? देखो B यहाँ है, A यहाँ है, कोई रिश्ता दिख रहा है? नहीं। सो ये कैंसिल, ये तो होगा ही नहीं। P ऑफ नहीं, मतलब कैंसिल नहीं, मतलब B के साथ A का रिश्ता नहीं तो सिर्फ B ही रहेगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P ऑफ A इंटू P ऑफ B, ठीक है। C गिवन B, A, क्या C के साथ B का रिश्ता है? नहीं, तो B रहेगा नहीं, सिर्फ C, लेकिन C के साथ A का रिश्ता है तो C और A रहेंगे, इंटू C गिवन A, ठीक है, इंटू D गिवन A, B, C। तो D के साथ A का रिश्ता है, D के साथ B का रिश्ता है, लेकिन D के साथ C का रिश्ता नहीं है तो C कट जाएगा। ये हो जाएगा P ऑफ D गिवन A, B। ओके, ठीक है।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अब यहाँ पे देखो टोटल कितने पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। देखो यहाँ पे ये तो सारे बाइनरी एट्रीब्यूट्स हैं, तो पी ऑफ ए के लिए कितने पैरामीटर्स लगेंगे, ए क्या बोलते हैं, सारे बाइनरी एट्रीब्यूट्स हैं, तो पी ऑफ ए के लिए कितने पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी हमारा बाइनरी है, इसके लिए भी एक। अब इसका देख लेते हैं, सी गिवन है, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखो ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, सी इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैरामीटर, यहाँ पे एक पैरामीटर, यानी टोटल 2 पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे कितने, यहाँ पे कितने, 2 पैरामीटर्स, यहाँ इसका अगर हम बात कर लेते हैं, सो देखो ए बी और डी, तो ये 3 वेरिएबल टाइप का हो गया, ऐसा हो जाएगा, है ना। जैसे अगर मैं कैसे बता दूँ ना, इसको मैं कैसे दिखाऊं, हाँ मैं ऐसे दिखाता हूँ, डी और गिवन ए बी, सो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो डी इक्वल टू 0 है, डी इक्वल टू 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए 0 बी 0, ठीक है, ए 0 बी 0, डी गिवन ए कमा बी, राइट। ए और बी दोनों है, सो फिर हाँ ए 0 बी 0, एक मिनट, मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दी क्या, यहाँ से ए 0 बी 0 हो जाएगा, ए का वैल्यू 0 बी का वैल्यू 1 हो जाएगा, ए का वैल्यू 1 बी का वैल्यू 0 हो जाएगा, और क्या हो सकता है, यहाँ पे मैं और एक लिख देता हूँ, ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू भी 1 हो सकता है ना। देखो सो यहाँ से हमें एक पैरामीटर चाहिए, इधर से हमें एक पैरामीटर चाहिए, इधर से भी हमें एक पैरामीटर चाहिए, इधर से भी हमें एक पैरामीटर ही चाहिए, तो टोटल कितने पैरामीटर बन गए, 4 पैरामीटर्स बन गए, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितने पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ गई, 4 पैरामीटर्स, ये ठीक है। तो टोटल अगर मैं पैरामीटर्स की बात करता हूँ कितना हो जाएगा, ये 1 + 1 + 2 + 4, ये हो जाएगा 6 + 7 + 1 8, तो 8 पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है, 8 पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो गाइस हमें यहाँ पे एक बेसियन नेटवर्क दिया हुआ है और हमें इस चीज़ का एक्सप्रेशन निकालना है, P = 1 B = 1 C = 1 D = 1, यानी हम अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, A = 1 B = 1 C = 1 और D = 1, सो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, P of A, ठीक है, इंटू P of B गिवन A इंटू P of C गिवन B, A, ठीक है, इंटू P of D गिवन A, B, C, ठीक है। अब देख लेते हैं किसके साथ किसका रिश्ता है, क्या B के साथ A का कोई रिश्ता है, नहीं, B के साथ A का कोई रिश्ता नहीं है, तो इसको हम सिर्फ P of B लिखेंगे, बिल्कुल। आगे का देखो, P of C गिवन B, A, C के साथ B और A दोनों का रिश्ता है, नहीं, B का रिश्ता तो है नहीं, तो इसको हम लिख देंगे P of C गिवन A, राइट। अब D के साथ देखते हैं, क्या D के साथ A B C दोनों का रिश्ता है, नहीं, A के साथ D के साथ C का रिश्ता नहीं है, तो C नहीं रहेगा, तो P of D गिवन A, B। सो यहाँ पे बस इन लोगों की जगह पे, प्रोबेबिलिटीज़ की जगह पे, मतलब A = 1 B = 1 C = 1 बाई A = 1 ऐसा आप लिख देना, ठीक है ना, और A = 1 B = 1 ऐसा हो जाएगा, यानी ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो P of A = 1 इंटू P of B = 1 इंटू P of C = 1 गिवन A = 1 इंटू P of, इधर नहीं लिखते हैं, इंटू P of D = 1 गिवन A = 1, B = 1, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आंसर है। यहाँ पे एक बेसियन नेटवर्क दिया हुआ है और मुझे P of A, B, C इसका फॉर्मूला निकालना है, ठीक है भाई। तो इसको निकालते हैं, एकदम सिंपल चीज़ है। देखो P of A सबसे पहले लिखेंगे इंटू P of B गिवन A इंटू P of C गिवन A, B, ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल, इसमें और तो कुछ है नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे मुझे सॉल्व नहीं करने को बोला गया है, ठीक है, बस इतना ही है। अब देखो C के साथ ऑब्वियसली A और B डिपेंडेंट है, B गिवन है, क्या ये बात सही है, क्या B के साथ A का कोई रिश्ता है, नहीं है, अगर नहीं है तो A को हटाओ यार, सो क्या हो जाएगा, P of A इंटू P of B
इंटू पी ऑफ सी गिवन ए कॉमा बी, ये हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए ये वाला क्वेश्चन में क्या है, हमें एक बेशियन नेटवर्क दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ टेबल्स दिए हैं, हर एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी दी गई है, और हमें पूछा गया पी ऑफ ए इक्वल टू ट्रू और बी इक्वल टू ट्रू की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो देखिए ए और बी में कोई रिश्ता है नहीं, तो अगर रिश्ता नहीं है तो फिर दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पी ऑफ ए इक्वल टू ट्रू इंटू पी ऑफ बी इक्वल टू ट्रू। तो ए इक्वल टू ट्रू की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, और बी इक्वल टू ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। सो ये मिला के कितना हो जाएगा, 3/16। 3/16 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई, पी ऑफ ए इक्वल टू ट्रू, बी इक्वल टू ट्रू, गिवन सी इक्वल टू ट्रू। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, पी ऑफ ए इक्वल टू ट्रू, कॉमा बी इक्वल टू ट्रू, कॉमा सी इक्वल टू ट्रू, डिवाइडेड बाई पी ऑफ सी इक्वल टू ट्रू। तो ये मैं पी ऑफ सी इक्वल टू ट्रू क्यों लिखा, क्या सी इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, क्या ये डिपेंड करता है? हाँ बिल्कुल। देखो यार, अगर हम बेशियन नेटवर्क को ध्यान से देखें तो क्या ये जो सी है ये ए और बी दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है? हाँ बिल्कुल, दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए हमने ये लिखा, राइट। अगर ये डिपेंडेंट नहीं होता तो हम नहीं लिखते। तो अब इसको लिखेंगे, पी ऑफ ए इक्वल टू ट्रू, बी इक्वल टू ट्रू, सी इक्वल टू ट्रू। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, पी ऑफ ए इक्वल टू ट्रू इंटू पी ऑफ बी इक्वल टू ट्रू गिवन ए इक्वल टू ट्रू इंटू पी ऑफ सी इक्वल टू ट्रू गिवन ए ट्रू और बी ट्रू। ठीक है, डिवाइडेड बाई पी ऑफ सी इक्वल टू ट्रू। अब ये निकालने में हमारी फटेगी, फट के हाथ में आएगी। ठीक है, सो ये मैं बाद में तुम्हें दिखाऊंगा भी, लेकिन पहले ये देख लेते हैं। देखो बी और ए, अगर हम बेशियन नेटवर्क को देखें तो बी और ए में कोई रिलेशन है नहीं है। तो अगर ऐसा है तो फिर हम इसको काट सकते हैं, सिर्फ पी ऑफ बी इक्वल टू ट्रू ही लगेगा। तो देखिए पी ऑफ, अब बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, पी ऑफ ए इक्वल टू ट्रू। ठीक है, ए इक्वल टू ट्रू की बात कर लेते हैं। तो ए इक्वल टू ट्रू क्या हो जाएगा तुम्हारा, पी ऑफ ए इक्वल टू ट्रू का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ दिया हुआ है 1/4। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/4, यहाँ कर देता हूँ 1/4 इंटू पी ऑफ बी इक्वल टू ट्रू, इसका वैल्यू पूछा गया है, पी ऑफ बी इक्वल टू ट्रू का वैल्यू क्या है, 3/4 है। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/4 इंटू पी ऑफ सी इक्वल टू ट्रू गिवन ए ट्रू बी ट्रू। ठीक है, तो ए ट्रू बी ट्रू और सी बी ट्रू, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है, राइट, 1 है। सो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई पी ऑफ सी इक्वल टू ट्रू कितनी है, ये मैंने एक जगह पे कैलकुलेट किया भी था, उधर जो है मेरा 15/32 आया था। ओके, सो कुछ नहीं यार, ये 3/16 इंटू 32/15 हो जाएगा, 16 2 सा 32, 3 5 सा 15, आंसर आ जाएगा हमारा 2/5। 2/5 ये हमारा आंसर है। चलिए अगला सवाल, इस क्वेश्चन को देखिए ज़रा, बोल रहा है कि सपोज ए इज़ इंडिपेंडेंट ऑन बी, डिटरमाइन द मिसिंग एंट्रीज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पी ऑफ ए कॉमा बी वेर, भाई अब जीरो कॉमा पढ़ो, वेर ए कॉमा बी टेक्स द वैल्यूज़ इन 0,1, वेर जहाँ पे ए और बी के दो ही वैल्यूज़ हो सकते हैं, 0 और 1। तो यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है मेरे भाई, ए इज़ इंडिपेंडेंट ऑन बी। ठीक है, ए इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बी, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं। अब देखो ए और बी के दो ही वैल्यूज़ होंगे, तो ए बी के अगर दो वैल्यूज़ हुए तो क्या क्या होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज शुड बी इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0,0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0,1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1,0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1,1 इज इक्वल्स टू, ये टोटल समेशन 1 होना चाहिए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे वही लिखूँगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 बी 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 बी 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 बी 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 बी 1, ये पूरा मिला के हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, तो ए 0 बी 0 का वैल्यू क्या है, 0.1 है, प्लस ए 0 बी 1 का वैल्यू क्या है, 0.3 है, ए 1 बी 0 का वैल्यू क्या है, x है, और ए 1 बी 1 का वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, ठीक है,
ओके ओके, सो ये कितना आ जाएगा 0.4 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0.6। ये हो जाएगा हमारा पहला इक्वेशन। अभी दो इक्वेशन चाहिए क्योंकि दो अननोन वेरिएबल्स हैं। अब अगर मैं एक चीज़ देखूँ यहाँ पे पी ऑफ ए इक्वल टू 1 कॉमा बी इक्वल टू 0 इक्वल टू एक्स है, ठीक है। सो अगर मैं सिर्फ ए इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, ए इक्वल टू 1 होने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालता हूँ तो ये कैसे निकालूंगा मैं, ध्यान से देखना एक चीज़ को। ए इक्वल टू 1 कहाँ कहाँ हो रहा है पहले ये समझो। ए इक्वल टू 1 दो जगह हो रहा है, ठीक है ना। एक कहाँ हो रहा है जब ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू 0 है, और दूसरा कब जब ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू भी 1 है। इन दोनों को मिला के ही होगा बिकॉज सिर्फ मुझे ए इक्वल टू 1 कहाँ कहाँ दिख रहा है, इन दोनों जगह पे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी का सम हो जाएगा। ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 0 की वैल्यू कितनी है भाई, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 0 की वैल्यू है एक्स, और ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1 की वैल्यू कितनी है वाई है, ठीक है, एक्स प्लस वाई। ओके अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0 का अगर मैं वैल्यू देख लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0 इसका अगर मैं देखता हूँ तो ये कहाँ कहाँ मुझे मिलेगा। बी इक्वल टू 0 है जब ए का वैल्यू 1 है, और बी इक्वल टू 0 है जब ए का वैल्यू 0 है। सो अब मैं अगर इसका समेशन करता हूँ बी इक्वल टू 0 ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0 है और ए इक्वल टू 1 इधर क्या है एक्स है, ठीक है। ओके यहाँ पे ये तो हो जाएगा हमारा एक्स, और बी इक्वल टू 0 ए इक्वल टू 0 ये बता दिया गया है। हाँ देखो ये बता दिया गया है 0.1, ठीक है, ये बता दिया गया है 0.1, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब एक चीज़ आप ध्यान से देखो, वो क्या है कि अगर अब हमें एक चीज़ पता है, अब मुझे किसी तरह से x का वैल्यू निकालना है। मुझे एक चीज़ पता है भाई, जो है हमारा क्या बोलें, दो जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, राइट, दो जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है। सो अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ देखता हूँ, अगर मैं इसका जॉइंट का निकालूँ, ध्यान से देखना, पी ऑफ ए इक्वल टू 1 कॉमा बी इक्वल टू 0, मुझे पता है कि ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इसको मैं पी ऑफ ए इक्वल टू 1 इंटू पी ऑफ बी इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, पी ऑफ ए इक्वल टू 1 का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई है, ध्यान से देखो एक्स प्लस वाई है, हाँ बिल्कुल, ये प्रैक्टिस करना है एक दो बार, एक्स प्लस वाई है, इंटू पी ऑफ बी इक्वल टू 0 का वैल्यू क्या है, बी इक्वल टू 0 का वैल्यू है एक्स प्लस 0.1, ठीक है, एक्स प्लस 0.1, ठीक है। और देखो पी ऑफ, और अगर मैं अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को अगर मैं देखता हूँ तो ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 0 को हमने एक्स माना था, राइट। सो मैं यहाँ पे इसके जगह पे एक्स लिख सकता हूँ, राइट, इसके जगह पे एक्स लिख सकता हूँ विच इज़ इक्वल टू दिस थिंग। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 0.1 एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 0.1 वाई, ठीक है। सो अब क्या कर सकते हैं, बताओ अब क्या करें, या इसको ऐसे नहीं करेंगे, इससे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक्स प्लस वाई का कोई वैल्यू निकल सकता है। देखो पी ऑफ ए इक्वल टू 1 की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई क्या है, एक्स बार नहीं है भाई, ये सिर्फ एक्स है। एक्स प्लस वाई का वैल्यू 0.6 है, राइट, तो मैं यहाँ पे 0.6 लिख दूँ, बिल्कुल, इंटू एक्स प्लस 0.1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0.6 एक्स प्लस 0.06 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.4 एक्स इक्वल टू 0.06। सो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.15। और मुझे ये पता है कि x प्लस वाई इक्वल टू अगर 0.6 है और x का वैल्यू 0.15 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0.6। सो ऑब्वियस सी बात है y इक्वल टू हो जाएगा 0.45। आप हिसाब करके देख लेना। सो x का वैल्यू ये निकला, y का वैल्यू ये निकला,
ठीक है। अब पूछा क्या गया है, अब मुझे मिसिंग एंट्रीज़ को फिलअप करना है। तो चलो निकल तो गया ही है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.15 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.45। ठीक है, हो गया। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सम था, ये आपको एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए तो आपका हो जाएगा। ठीक है ना। सो यहाँ पे हमें एक बेसियन नेटवर्क दिया हुआ है, ठीक है, और हमें ये कैलकुलेट करना है। ये बेसियन नेटवर्क ये वाला है और यहाँ पे सबकी प्रोबेबिलिटीज़ दी और मुझे पी ऑफ ए बार बी सी बार डी ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सेम ही तरीका है, पी ऑफ ए बार बी सी बार डी कैसे लिखेंगे, पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी बाई ए बार, मतलब बी गिवन ए बार, इंटू पी ऑफ सी बार गिवन ए बार बी, ठीक है, इंटू पी ऑफ डी गिवन ए बार बी सी बार, ऐसा है। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखो, ठीक है, सी के साथ किसका किसका रिश्ता है, सी के साथ सिर्फ ए का रिश्ता है, बी का रिश्ता है नहीं। तो फिर अगर सी के साथ क्या बोलते हैं बी का रिश्ता नहीं है तो बी को हम हटा देते हैं ना। उसी तरह से अगर हम डी का देखें, डी के साथ हमारा बी का रिश्ता है, ए का रिश्ता है, लेकिन सी का तो नहीं है, तो सी का हम हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, और बी के साथ देख लेते हैं, बी के साथ देखो ए का रिश्ता नहीं है, तो अगर नहीं है तो हम भाई इसको भी हटा देते हैं। सो दिस वन बॉयल्स डाउन टू पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी बार गिवन ए बार इंटू पी ऑफ डी गिवन ए बार बी। सो पी ऑफ ए बार मतलब क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए बार देखो, पी ऑफ ए अगर 0.1 है तो पी ऑफ ए बार 0.9 होगा, ऑब्वियस सी बात है, 1 माइनस कर देंगे, इंटू पी ऑफ बी कितना है, चलो बताओ, पी ऑफ बी कितना है 0.5 है, तो ये भी हमने निकाल दिया। अब देखो पी ऑफ सी बार गिवन ए बार, ये मुझे चाहिए होगा, क्या ये मेरे पास है या नहीं है, देख लेते हैं। देखो सी गिवन ए है, सी गिवन ए बार है, लेकिन सी बार गिवन ए बार तो है नहीं, तो ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम कैसे निकालेंगे बताओ। तो ये निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या है, मुझे एक चीज़ पता है, मुझे एक चीज़ पता है, वो ये है कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, पी ऑफ सी गिवन ए बार प्लस पी ऑफ सी बार गिवन ए बार इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला याद रखना। जब भी तुम्हें ऐसा कुछ दिया रहे तो ये वाला ऐसा टाइप का देखना है जहाँ पे एक जगह में सी बार होगा नहीं और एक जगह में सी बार होगा। ठीक है, ओके। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको प्लीज़ याद रखना, काम में आ सकता है। सो सी गिवन ए बार कितना है, सी गिवन ए बार 0.2 है। सो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 0.2 प्लस पी ऑफ सी बार गिवन ए बार इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से पी ऑफ सी बार गिवन ए बार आ जाएगा 0.8। देखो आ गया, देखो वो आ गया। सो यहाँ पे 0.8 इंटू पी ऑफ डी गिवन ए बार बी, क्या देख लेते हैं, डी के साथ ए और बी दोनों का रिश्ता है, हाँ दोनों का ही रिश्ता है, कुछ कर नहीं सकते। सो डी गिवन ए बार बी, इसको हम कैसे करेंगे, डी गिवन ए बार बी, क्या ये दिया हुआ है, तो देखो हाँ दिया हुआ है, डी गिवन ए बार बी ये दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है भाई। सो यहाँ पे इंटू 0.6 कर देते हैं। सो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.216। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ओके। ठीक है ना, सो हमें यही बेसियन नेटवर्क दिया गया है। अब हमें ये वाला निकालना है, पी ऑफ ए बाई बी सी डी, ये निकालना है, मतलब बी सी डी गिवन है और मुझे पी ऑफ ए निकालना है। सो पी ऑफ ए गिवन बी सी डी, ये अगर निकालना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, पी ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी डिवाइडेड बाई पी ऑफ, जैसा बेस में हम लोग लिखते थे, बी कॉमा सी कॉमा डी। ठीक है, तो ए बी सी डी इसको हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम देख लेंगे, अगर मैं इसको लिखता हूँ पी ऑफ ए बी सी डी को ही अगर मैं लिखता हूँ तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए, इसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी गिवन ए इंटू पी ऑफ सी गिवन ए कॉमा बी इंटू पी ऑफ डी गिवन ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है,
सो देख लेते हैं बी के साथ ए का कोई रिश्ता है, नहीं है। तो अगर रिश्ता नहीं है तो ए हटाओ। सी के साथ ए और बी दोनों का रिश्ता है, नहीं। सी के साथ सिर्फ ए का रिश्ता है, तो यार बी को हटाओ। और डी के साथ के ए बी सी दोनों का रिश्ता नहीं, सिर्फ ए और बी का रिश्ता है, तो सी को हटा दो। सो ये अल्टीमेटली दिस थिंग बॉयज डाउन टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी गिवन ए इंटू पी ऑफ डी गिवन ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, सॉरी ए कॉमा बी। अब यहाँ से हमें क्या क्या दिया हुआ है, पी ऑफ ए दिया है, पी ऑफ बी दिया हुआ है, सी गिवन ए दिया हुआ है, देख लेते हैं। सी गिवन ए भी दिया हुआ है, लेकिन डी गिवन ए कॉमा बी दिया हुआ है, डी गिवन ए कॉमा बी भी दिया हुआ है। हाँ भाई देखो, डी गिवन ए कॉमा बी भी दिया हुआ है। ओके, सो ये सारे हम लिख लेते हैं। पी ऑफ ए था मेरे ख्याल से 0.1 था, 0.1 था। पी ऑफ बी 0.5 है, इंटू पी ऑफ सी गिवन ए कितना है, सी गिवन ए 0.7 है, इंटू पी ऑफ डी गिवन ए बी, डी गिवन ए बी कितना है 0.9 है। सो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये चलो जो भी होगा इसको हम x मान लेते हैं, x हो जाएगा। पी ऑफ बी सी डी ये क्या हो जाएगा देख लेते हैं। पी ऑफ बी सी डी, इसको अगर मैं लिखता हूँ, इसको कैसे लिखेंगे, पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी गिवन बी इंटू पी ऑफ डी गिवन बी कॉमा सी। चलो, सो पी ऑफ बी क्या हो जाएगा 0.5 इंटू पी ऑफ सी गिवन बी, सी गिवन बी, सी के साथ बी का कोई रिश्ता है नहीं, तो फिर ये पी ऑफ सी गिवन बी विल बॉयल डाउन टू पी ऑफ सी ओनली, इंटू पी ऑफ डी गिवन बी सी। चलो, डी के साथ बी है लेकिन सी नहीं है, तो सी नहीं रहेगा। सो सी नहीं रहेगा तो ये हो जाएगा पी ऑफ डी गिवन बी। ठीक है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा बताओ। सो ये हो जाएगा 0.5 इंटू पी ऑफ सी। पी ऑफ सी क्या हो जाएगा, पी ऑफ सी हम कैसे निकालेंगे बताओ। पी ऑफ सी ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे पी ऑफ सी। नहीं, पी ऑफ सी इधर से निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इस तरह से नहीं करूँगा। मुझे एक चीज़ पता है, इस रास्ते से करूँगा तो मैं फंस जाऊँगा। यहाँ पे डेटा इनसफिशिएंट है वो करने के लिए। तो देखो, पी ऑफ बी सी डी है, मुझे एक चीज़ पता है फॉर्मूला में, पी ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी ऐसा लिख सकते हैं, प्लस पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ए प्लस ए कम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली दिस विल बॉयल डाउन टू दिस थिंग ओनली। इसीलिए इसको ए बी सी डी और ए कम्प्लीमेंट बी सी डी ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, पी ऑफ ए बी सी डी तो मुझे पता है ये x हो जाएगा, प्लस पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट बी सी डी ये क्या हो जाएगा, इसको हम देख लेते हैं। पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ बी गिवन ए कम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ सी गिवन ए कम्प्लीमेंट बी इंटू पी ऑफ डी गिवन ए कम्प्लीमेंट बी सी। ओके, सो इट इज़ नथिंग बट x प्लस पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट, पी ऑफ ए 0.1 था तो ए कम्प्लीमेंट 0.9 हो जाएगा। ठीक है, इंटू बी, ये तो रहेगा नहीं क्योंकि बी के साथ ए का कोई रिश्ता है नहीं। सो इंटू ये हो जाएगा पी ऑफ बी, पी ऑफ बी बताया गया है, हाँ पी ऑफ बी बताया गया 0.5 है। ओके, इंटू पी ऑफ सी गिवन ए कम्प्लीमेंट बी, सी के साथ ए और बी दोनों अटैच्ड है क्या, नहीं सिर्फ ए अटैच्ड है, तो इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा, बी तो कट जाएगा, सी के साथ कोई ए है ही नहीं। देखो, सी के साथ कोई ए है ही, बी है ही नहीं, सिर्फ ए है, तो सी गिवन ए कम्प्लीमेंट, देखो सी गिवन ए कम्प्लीमेंट 0.2 है, राइट। तो यहाँ पे देखो वही चाहिए, सी गिवन ए कम्प्लीमेंट, जिसकी जगह पे मैं 0.2 लिखूँगा, और डी गिवन ए कम्प्लीमेंट बी सी, डी के साथ सिर्फ ए बी है, सी नहीं है। सो ये सी तो कट गया, तो सिर्फ बचेगा क्या, डी गिवन ए कम्प्लीमेंट बी। डी गिवन ए कम्प्लीमेंट बी क्या है, डी गिवन ए कम्प्लीमेंट बी 0.6 है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0.6। सो इसको अगर हम मान लेते हैं y, सो ये टोटल क्या हो जाएगा x प्लस वाई। सो x की जगह में आप लिख देना 0.1 इंटू 0.5 इंटू 0.7 इंटू 0.9 प्लस 0.9 0.5 0.2
इंटू 0.6। अब ये सॉल्व करके जो आएगा आएगा, ठीक है। सो ये टोटल, सो ये जो है इसको हम x मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा x प्लस वाई। अब इसको सॉल्व करके जो आएगा वही हमारा आंसर है, ए गिवन बी सी डी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमें एक बेसियन नेटवर्क दिया गया है, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखो, हाफ ऑफ ऑल द कैंगरूज इन ए जू आर एंग्री, ठीक है, एंड 2/3 ऑफ द जू इज कम्पोज्ड ऑफ कैंगरूज, ओके। ओनली 1 in 10 ऑफ अदर एनिमल्स आर एंग्री, ठीक है। अदर एनिमल में से 10 एनिमल्स में से एक एनिमल एंग्री है। प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडम चूजन एनिमल इज एन एंग्री कैंगरू, यानी हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी जो एक रैंडम चूजन एनिमल है और वो एक कंगारू है, ठीक है, ये हमें निकालना है। एंग्री है, ठीक है, चूजन एनिमल इज एन एंग्री कैंगरू, यानी एंग्री भी होना चाहिए और कंगारू भी होना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? सो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो मुझे पी ऑफ ए कॉमा के निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखना, पी ऑफ ए कॉमा के, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पी ऑफ ए, ध्यान से देखो के के साथ ए का रिलेशन है, यानी ए मतलब ए के साथ के का रिलेशन है, सीधा सीधा। सो पी ऑफ, और ये सारी चीज़ें हमें दी हुई है, सो पी ऑफ ए, ठीक है, पहले सीन किया, उसके बाद इनटू पी ऑफ के गिवन ए। क्या इससे हम निकाल सकते हैं के गिवन ए? नहीं, इससे तो हम नहीं निकाल सकते। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पी ऑफ के कॉमा ए ऐसे लिख सकते हैं, पी ऑफ के कॉमा ए ऐसे लिख सकते हैं। आप इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लेना, कैंगारू भी होना चाहिए और एंग्री भी होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, पी ऑफ के इंटू पी ऑफ ए गिवन के। चलिए देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंगारू क्या है, 2/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एंग्री और कैंगारू, ये भी दिया गया है 1/2। चलिए, सो ये तो हमारा हो गया, ये 2 कट गया, सो आंसर क्या आ गया, 1/3। सो कंगारू भी है और एंग्री भी है, सो इसका आंसर 1/3 आ गया, ठीक है, ठीक है ना। ओके, चलिए तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया, हाफ ऑफ ऑल द पर्सन्स आर स्टूपिड, ठीक है। जितने भी टोटल पर्सन्स है उसके आधे स्टूपिड हैं, यानी चूतिए हैं। इफ़ यू आर स्टूपिड यू आर मोर लाइकली टू बी कन्फ्यूज्ड, ठीक है। अगर तुम स्टूपिड हो तो तुम्हारे कन्फ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा है। एक रैंडमली चूजन पर्सन इज़ कन्फ्यूज, हमने एक पर्सन को रैंडमली चूज़ किया जो कि कन्फ्यूज है, मतलब ये बता दिया गया कि वो बंदा जो है कन्फ्यूज है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर स्टूपिड, यानी वो बंदा कन्फ्यूज्ड है ये मुझे पता है, बस उसके स्टूपिड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मुझे क्या निकालना है, कन्फ्यूज्ड नहीं, स्टूपिड होने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट वो कन्फ्यूज्ड है, क्योंकि देखो बताया गया है ना कि वो कन्फ्यूज्ड है। तो हम कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, पी ऑफ एस गिवन सी, यही पूछा गया था, स्टूपिड है लेकिन हमें बता दिया गया कि वो बंदा जो है कन्फ्यूज्ड है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है भाई, पी ऑफ एस कॉमा सी अपॉन पी ऑफ सी कर दो सीधा। ये हमारा बेसियन नेटवर्क है, इसको बाद में देखेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्फ्यूज्ड क्या बता दिया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्फ्यूज्ड नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्फ्यूज तो नहीं बताया गया, तो हम कैसे निकालेंगे बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्फ्यूज तो बताया ही नहीं गया है, कैसे निकाले भाई, सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्फ्यूज निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्फ्यूज, यहाँ पे जो दो चीज़ें दी हुई है इनको यूटिलाइज़ करना है, इनको यूटिलाइज़ करना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्फ्यूज्ड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कन्फ्यूज दो जगह हो सकते हैं, जब कन्फ्यूज्ड है, ठीक है, और स्टूपिड भी है, और दूसरा केस क्या हो सकता है, कन्फ्यूज्ड है लेकिन स्टूपिड नहीं है। सो इसको हम कैसे लिखेंगे बताओ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी स्टूपिड कमा कन्फ्यूज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूपिड नहीं है और कन्फ्यूज्ड है। सो इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटू सी गिवन एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कम्प्लीमेंट इंटू सी गिवन एस कम्प्लीमेंट, बस आ गया हमारा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूपिड 0.5 है इंटू कन्फ्यूज्ड गिवन स्टूपिड, कन्फ्यूज्ड गिवन स्टूपिड है 0.5 प्लस स्टूपिड नहीं है, स्टूपिड नहीं है ये कितना है, ऑब्वियस सी बात है, इसका कॉम्प्लीमेंट भी हमारा 0.5 ही हो जाएगा। सो
ये 0.5 हो जाएगा इनटू, कन्फ्यूज्ड है और स्टूपिड नहीं है, कन्फ्यूज्ड है स्टूपिड नहीं है, क्या है 0.2 है। सब मिला के ये कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा 0.25 के आसपास, 0.25 और ये हो जाएगा 0.10, 0.25 और ये हो जाएगा 0.10, ऐड किए तो 0.35 मेरे ख्याल से, बताना कंफर्म करो प्लीज़, 0.35 एग्जैक्टली। ये हो जाएगा हमारा 0.35 और ऊपर स्टूपिड गिवन कन्फ्यूज्ड, इसका अगर मुझे निकालना है तो ये हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। स्टूपिड गिवन कन्फ्यूज, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्फ्यूज्ड गिवन एस। बस स्टूपिड का प्रोबेबिलिटी ये है इंटू कन्फ्यूज्ड गिवन स्टूपिड, ये कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा कन्फ्यूज्ड गिवन स्टूपिड, देखो हाँ। ये भी हो जाएगा तुम्हारा 0.25। यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 0.25 पे 0.35, पॉइंट हट गया, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, तो 5/7 ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ध्यान से देखो, है कि नहीं। एक किसी चीज़ का जब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे एक चीज़ बताता हूँ, अगर मुझे ये कन्फ्यूज़ की प्रोबेबिलिटी तो आपको समझ में आ गई, जैसे हम सिर्फ कन्फ्यूज़ होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमें सारे केसेस देखने पड़ेंगे जहाँ पे वो बंदा कन्फ्यूज़्ड है, ठीक है। तो एक हो सकता है कन्फ्यूज़्ड है लेकिन स्टूपिड नहीं है, और दूसरा है कि कन्फ्यूज़्ड है और स्टूपिड भी है। अच्छा, अगर मुझसे कोई ये पूछ लेता कि सिर्फ स्टूपिड होने की यानी चूतिया होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इसको हम कैसे करते हैं कि चूतिया है लेकिन कन्फ्यूज़्ड नहीं है, प्लस चूतिया है और कन्फ्यूज़्ड भी है, तो ये ऐसे निकालते हैं। अब इसको आप आगे जाके तोड़ सकते हैं, राइट। इस सवाल को देखिए क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ ऑल द पोटैटोज आर बिग, ठीक है। ए बिग पोटैटो इज़ मोर लाइकली टू बी टॉल, ठीक है, जो बड़ा पोटैटो है वो लंबा भी होगा। ए टॉल पोटैटो इज़ मोर लाइकली टू बी लवेबल, यानी जो पोटैटो लंबा होगा उसको प्यार करने के चांसेस ज़्यादा होंगे, मतलब पसंद करेंगे लोग, ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट ए बिग लवेबल पोटैटो इज टॉल, यानी हमने एक पोटैटो लिया है जो कि बिग है और लवेबल है, ये दोनों मुझे पता है, गिवन है कि बिग भी है और लवेबल भी है, उसके टॉल होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई, यानी टॉल होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई, गिवन द पोटैटो इज़ बिग एंड लवेबल, ये निकालना है हमें। तो यहाँ पे देखो हमें जो निकालना है वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल गिवन द पोटैटो इज़ बिग एंड लवेबल। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ T, B, L डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B, L, ठीक है। बिग और लवेबल की बात कर लेते हैं, ठीक है। बिग और लवेबल की अगर हम बात करें, भाई मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखना, बिग और लवेबल, इसको अगर हम देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिग और लवेबल को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बिग, देखो बिग और लवेबल, बिग यहाँ है लवेबल यहाँ, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट पाथ नहीं है, यानी इंडिपेंडेंट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिग इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लवेबल। देखो बिग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बोल दी गई है 1/2, और लवेबल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बोल दी गई है, ये तो नहीं बताया गया है, तो फिर अब क्या करें, बताओ क्या कर सकते हैं। लवेबल होने की प्रोबेबिलिटी तो बताई नहीं गई है, अगर इस तरह से हम नहीं निकाल सकते तो इसको हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि बिग और लवेबल को दो तरह से निकाल सकते हैं। देखो ये दूसरा एक फॉर्मूला है, जब हम मान लेते हैं कि टॉल नहीं है, बिग और लवेबल है, देखो ये एकदम सिंपल वही चीज़ है, बिग और लवेबल है मुझे पता है, तो हम इसको एज ए सेम सिंगल एंटिटी मान लेते हैं। कैसे कि बिग और लवेबल है जब पोटैटो टॉल है, और दूसरा जब बिग और लवेबल है लेकिन पोटैटो टॉल नहीं है। यही तो दो केस हो सकते हैं कि बिग और लवेबल या तो टॉल होगा या बिग लवेबल और टॉल नहीं होगा, ठीक है ना, टोटल इंटरनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बिग और लवेबल तो होना ही चाहिए, तो BLT और BLT कम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं BLT इसका बात कर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा बताना। अगर मैं सिर्फ इसका बात करता हूँ, P ऑफ B देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं, TB है, LT है, ठीक है, TB है, LB है क्या, नहीं, LB तो है नहीं, तो इसको हम कैसे तोड़ें, BTL इस तरह से कर सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे सजा देते हैं
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, टी और एल, इस तरह से सजा देते हैं इसको। तो एक ऐसा हो जाएगा पी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल बाई बिग इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लवेबल गिवन टॉल कॉमा बिग। सो एक चीज़ देखो, लवेबल के साथ बिग का कोई रिलेशन है नहीं, तो हम एक काम कर लेते हैं, बिग को हटा देते हैं, तो फिर ये सिर्फ बचेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बिग क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू टॉल गिवन बिग। टॉल गिवन बिग इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये भी देखो 1/2 ही लिखा हुआ है, इंटू लवेबल गिवन टॉल। लवेबल गिवन टॉल इसकी भी प्रोबेबिलिटी दी हुई है विच इज़ 1/2, ठीक है। सो मैं यहाँ पे 1/2 लिख दिया। सो ये क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। सो बी एल टी या टी बी एल ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1/8। अब अगर मैं इसका बात कर लेता हूँ तो इसको भी हम उसी तरह से लिखेंगे, टी कम बी टी कम्प्लीमेंट और एल। सो बी एल टी, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, बी एल और टी कॉम्प्लीमेंट, यानी बी टी कॉम्प्लीमेंट और एल। सो इसको हम क्या लिखेंगे, पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ टी कॉम्प्लीमेंट गिवन बी इंटू पी ऑफ एल गिवन बी और टी कॉम्प्लीमेंट। सो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है लवेबल और बिग के साथ कोई रिश्ता है नहीं, तो इंडिपेंडेंट है, तो बिग हट जाएगा। टॉल और बिग के साथ रिश्ता है, हाँ टॉल और बिग के साथ रिश्ता है, हाँ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बिग कितनी है, बिग होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। टॉल नहीं है, बिग है, गिवन इट इज़ बिग बट इट इज़ नॉट टॉल। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। सो ये हम देखेंगे, टॉल नहीं है और बिग है, टॉल नहीं है और बिग है। सो ये देखो यहाँ पे एक चीज़ दिया गया, टॉल गिवन बिग इक्वल टू 1/2। तो एक चीज़ आपको तो पता होना चाहिए कि टॉल गिवन बिग, ठीक है, टॉल गिवन बिग प्लस टॉल नहीं है गिवन बिग इज इक्वल टू 1। अब देखो टॉल गिवन बिग बता दिया गया है प्लस टॉल नहीं है गिवन बिग इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल नहीं है गिवन बिग इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, निकाल लिया मैंने यहाँ से। सो यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगा इंटू लवेबल है लेकिन टॉल नहीं है, ये दिया गया है, हाँ देखो ये दिया है, लवेबल है लेकिन टॉल नहीं है, 1/2। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 1/2। सो इट इज़ नथिंग बट 1/8। सो यहाँ से हमें ये मिल गया 1/8। सो ये क्या हो जाएगा, टी बी एल का वैल्यू 1/8 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, टी बी एल तो 1/8, और पी ऑफ बी एल क्या हो गया, ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8 यानी 2/8। सो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 8/2। सो इट इज़ नथिंग बट 1/2। ओके। सो हमसे पूछा क्या गया था, नहीं कुछ गलत कर रहे हैं शायद सर। ओ यहाँ पे मैंने गलती कर दी भाई, ये तो 1/10 होगा, यहाँ पे 1/10 था ये मेरे ख्याल से, सॉरी गाइस, 1/10 अगर होगा तो भाई यहाँ पे थोड़ी सी मैंने गलती कर दी। सो ये तो भाई 1/10 होना चाहिए था, ये 1/10 हो जाता। सो 1/, ये हो जाता 40, तो ये 1/40 हो जाता, ये हो जाता 1/40। सो ये अल्टीमेटली कितना होता, 1/8 प्लस 1/40, यानी ये होता 5 + 1 6/40। सो ये इधर आता 1/8 और इधर आता 6/40। तो ये हो जाता 1/8 इंटू 40/6। सो 8 × 5 = 40। सो इट विल बी अल्टीमेटली 5/6 ये आंसर आएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 5/6। ओके। सो ये बातें आपको क्लियर रखनी चाहिए। सो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमें एक टेबल दिया गया और ये इसको हमें प्रूफ करना, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। ये हमें एक टेबल दिया गया और पूछा गया पी ऑफ के इक्वल टू 0 गिवन ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 1, यानी ये बेसिकली क्या करना है, के गिवन ए कॉमा बी, ठीक है। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, पी ऑफ
के कॉमा ए कॉमा बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ ए कॉमा बी, ये तो पता होना चाहिए। ओके, सो अभी हम लोग पी ऑफ ए कॉमा बी को हम बाद में देखते हैं, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। ओके, तो पहले अच्छा ए कॉमा बी का मतलब क्या है, पी ऑफ ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 1, यानी ए भी 1 होना चाहिए और बी भी 1 होना चाहिए, राइट। सो ये हम थोड़ा सा करने का कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा, ए इक्वल टू 1, ए भी 1 होना चाहिए और बी भी 1 होना चाहिए, दोनों कहाँ कहाँ पे है ये बताना। तो ये बेसिकली हमारा ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 1 दोनों है। सो यहाँ पे हमें देखने को मिल जा रहा है टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेस हैं। 8 केसेस आपको दिख रहे हैं, राइट, आपको 8 ही केसेस दिख रहे हैं ना। सो देखो, अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ इस चीज़ को, पी ऑफ ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 1, इसका मतलब ये क्या क्या होगा, देखो ए 1 है, बी 1 है, जब हमारा सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू भी 1 है, मान लेते हैं सी का वैल्यू भी 1 है, ठीक है। माचुदा ये वाला क्वेश्चन मेरे से ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को, ये गेट डी 2024 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन था। देखिए, गिवन ए के क्लास डेटा सेट, ठीक है, यानी उसमें के क्लासेस है विथ n पॉइंट्स वर सैम्पल पॉइंट्स आर डिस्क्राइब्ड यूजिंग डी डिस्क्रीट फीचर्स, ओके, कैपेबल ऑफ टेकिंग वी वैल्यूज। ओके, तो देखिए यहाँ पे बोल दिया कि यूजिंग डी डिस्क्रीट फीचर्स, डी डिस्क्रीट फीचर्स का मतलब है x1 x2 x3 ऐसे करते करते टिल xd तक है, ठीक है। के क्लास डेटा सेट यानी टोटल के क्लासेस है, यानी y के कितने वैल्यूज़ हो सकते हैं, 1 2 3 ऐसे करते करते टिल के तक हमारे वैल्यूज़ हो सकते हैं। ओके, केपेबल ऑफ टेकिंग, अच्छा, डी डिस्क्रीट फीचर्स केपेबल ऑफ टेकिंग वी वैल्यूज़, यानी इस ये वी वैल्यूज़ ले सकता है, ये वी वैल्यूज़ ले सकता है, ये वी वैल्यूज़ ले सकता है, ऐसे करते करते सारे ही आपके वी वैल्यूज़ ले सकते हैं। सो हाउ मेनी पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द नेव बेस्ड क्लासीफायर, तो नेव बेस्ड क्लासीफायर है, इसका मतलब हम मानेंगे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब अगर नेव बेस्ड क्लासीफायर है, नेव बेस्ड क्लासीफायर, इसका मतलब हम मान लेंगे कि कोई भी फीचर किसी भी दूसरे फीचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y है गिवन x1 x2 x3, कितने डेटा पॉइंट्स हैं, इन डेटा पॉइंट्स हैं मेरे ख्याल से, नहीं डी डिस्क्रीट फीचर्स हैं। ओके, डी डिस्क्रीट फीचर्स हैं, सो यहाँ पे xd तक जाएगा, राइट। सो यहाँ पे ये तो बात हुई हमारी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो अगर ये किसी के ऊपर नेव बेस असम्पशन है, यानी क्या हो जाएगा, पी ऑफ वाई इंटू पी ऑफ x1 गिवन y इंटू पी ऑफ x2, कोई भी फीचर दूसरे के साथ डिपेंड नहीं कर रहा है, ऐसे करते करते लास्टली पी ऑफ xd गिवन y ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देखो, एक चीज़ ध्यान से देखो कि हर एक जो हमारा डेटा सेट है वो के क्लास डेटा सेट है, के क्लास डेटा सेट यानी जो आउटपुट है उसमें के वैल्यूज़ हो सकते हैं। तो अगर के वैल्यूज़ हैं तो टोटल कितने पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए भाई, k-1 पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, इसका अगर हम देखें, इसका अगर हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे y इक्वल टू 0, ठीक है, y इक्वल टू 0 नहीं, y इक्वल टू 1 से स्टार्ट करता हूँ, y इक्वल टू 2, ऐसे करते करते यहाँ पे हमारे y इक्वल टू के वैल्यूज़ हो जाएंगे। और मैं अगर x1 की बात करता हूँ, x1 की कितने, देखो देखो देखो, यहाँ पे क्या है, ईच डिस्क्रीट फीचर इज़ केपेबल ऑफ टेकिंग वी वैल्यूज़, मतलब हर एक डिस्क्रीट फीचर जो है वो डी वैल्यूज़ ले सकता है, ले सकता है। तो चलिए ले लेते हैं, क्या जाता है। सो x1 का ही बात कर लेते हैं, अगर हम x1 का ही बात कर लेते हैं तो x1 का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, x1 का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा, x1 का वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा, ऐसे करते करते x1 का वैल्यू यहाँ पे d हो जाएगा, नहीं सॉरी v हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। सो अगर मैं इसको ऐसे खींचता जाऊँ खींचता जाऊँ खींचता जाऊँ, इधर भी ऐसे 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 ऐसे, हाँ। सो यहाँ से मुझे कितने वैल्यूज़ मिल सकते हैं भाई, यहाँ से
v-1 बिल्कुल टोटल v वैल्यूज़ हैं, सबका टोटल का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मुझे v-1 वैल्यूज़ की ही ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ से मुझे v-1 वैल्यूज़ चाहिए, यहाँ से मुझे v-1 वैल्यूज़ चाहिए, यहाँ से मुझे v-1 वैल्यूज़ चाहिए। ऐसे करते करते केथ जो है, केथ नोड में से भी मुझे v-1 वैल्यूज़ चाहिए। तो यहाँ से मुझे टोटल कितने पैरामीटर्स मिले, k इंटू v-1, इधर से मुझे टोटल कितना मिला, k इंटू v-1 ना। तो अगर मुझे k इंटू v-1 मिला तो मुझे समझ में आ गया। क्या समझ में आया, दिखाता हूँ। ये हो जाएगा k इंटू v-1, v वैल्यूज़ पॉसिबल है। इधर से कितना हो गया, इधर से भी k इंटू v-1, इधर से भी k इंटू v-1। ऐसे करते करते जो लास्ट वाला है डी नंबर वाला जो डेटा पॉइंट है वो भी k इंटू v-1 दे देगा। तो टोटल पैरामीटर्स कितने लग जाएंगे बताना। सो ये तो हमारा k-1 है ही, ये तो हमारा k-1 है ही, प्लस ये क्या हो जाएगा k इंटू v-1 प्लस k इंटू v-1, हाउ मेनी टाइम्स, डी टाइम्स। सो ये टोटल कितना हो जाएगा k-1 प्लस डी इंटू, अच्छा अगर मैं इसको कैपिटल, अच्छा डी इंटू k v-1, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो k-1 प्लस वी डी के माइनस डी के, है ना। सो यही तक रखते, यही हमारा आंसर है, ठीक है। इतने पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सो हमारे क्वेश्चन, सो हमको क्या बोल दिया गया है, गिवन ए data set with k binary valued attributes, number of parameters to be estimated for training a naive Bayes classifier। naive Bayes classifier यानी सारे एट्रीब्यूट्स सिर्फ आउटपुट के ऊपर, मतलब आउटपुट सिर्फ एक एक एट्रीब्यूट के ऊपर ही डिपेंड करता है, यही हमारा naive Bayes classifier बोल रहा है। तो हमारे डेटा सेट में k बाइनरी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है, यानी x1 x2 x3 ऐसे करते करते टिल xk तक है, ठीक है। द नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी एस्टिमेटेड फॉर ट्रेनिंग ए naive Bayes classifier, यानी हमारा जो आउटपुट है y, इसमें हमारे k वैल्यूज़ हैं, ठीक है। सो अगर हमें naive Bayes classifier बनाना है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x1 x2 x3 करते करते गिवन y। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, p ऑफ y इंटू पी ऑफ x1 गिवन y इंटू naive Bayes classifier है ना, इंटू p ऑफ x2 गिवन y इंटू p ऑफ x3 गिवन y, लाइक दिस, ओके। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, x1 गिवन y इंटू ऐसे p ऑफ x k गिवन y, ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, p ऑफ y ऑब्वियस सी बात है, जो आउटपुट है ये भी तुम्हारा बाइनरी ही है, ऑब्वियस सी बात है यार। आउटपुट जो है दैट्स ऑल्सो बाइनरी, क्योंकि अगर एट्रीब्यूट सारे बाइनरी है तो आउटपुट भी तुम्हारा बाइनरी होगा। तो हमें बाइनरी यानी दो वैल्यूज यानी एक पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी, एक से ज़्यादा तो नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, x1 गिवन y की बात कर लेते हैं। x1 गिवन y, ऑब्वियस सी बात है, x1 जो हमारा बाइनरी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, सो यहाँ पे y इक्वल टू 0 होगा, y इक्वल टू 1 होगा, x1 इक्वल टू 0 होगा, x1 इक्वल टू 1 होगा। यहाँ से हमें एक पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ से भी हमें एक पैरामीटर यानी एक और एक दो पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ से दो पैरामीटर्स, यहाँ से दो पैरामीटर्स, यहाँ से दो पैरामीटर, ऐसे करते करते kth वैल्यू तक भी दो ही पैरामीटर्स लगेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल पैरामीटर्स कितने होंगे, टोटल पैरामीटर्स हमसे पूछा गया है, तो चलो हम निकाल लेते हैं। टोटल पैरामीटर्स तो सिंपल है, सबसे पहले 1 है, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 टिल हाउ मेनी टाइम्स, k टाइम्स हम लोग 2 को ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ k, so ये हो जाएगा 2k प्लस 1। तो इतने हमें पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ जाएगी। चलिए ये वाला सवाल देख लेते हैं, क्या बोल दिया गया है। दो इवेंट है टी एन एस, टी बार इज़ द कम्प्लीमेंट ऑफ टी, पता है, पी ऑफ टी कम्प्लीमेंट बोल दिया गया है, पी ऑफ एस गिवन टी बोल दिया गया, एस गिवन टी कम्प्लीमेंट भी बोल दिया गया। तो टी गिवन एस चाहिए, तो इसका एक मेथड मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वैसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन मैं ये वाला मेथड दिखा रहा हूँ जिसमें हम लोगों ने अभी तक किया। टी गिवन एस, तो ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ टी कॉमा एस डिवाइडेड बाई पी ऑफ एस। सब एक चीज़ ध्यान से देखो, पी ऑफ एस का वैल्यू क्या हमें दिया हुआ है, पी ऑफ एस का वैल्यू क्या हमें दिए हुए है, नहीं
पी ऑफ एस का वैल्यू तो हमें दिया नहीं हुआ है, लेकिन हमें दो चीज़ें दी हुई है, एक है एस गिवन टी दिया हुआ है और एस गिवन टी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। तो हम लोग पी ऑफ एस की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं पी ऑफ एस गिवन टी प्लस पी ऑफ एस गिवन टी कॉम्प्लीमेंट। क्या ये लिखा जा सकता है, बताना एक बार। बिल्कुल लिखा जा सकता है। और अगर मैं इसका बात करता हूँ पी ऑफ टी कॉमा एस, इसको ऐसे लिख सकते हैं पी ऑफ टी इंटू पी ऑफ एस गिवन टी, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी तो हम लोगों ने वही किया। तो ध्यान से देखो, पी ऑफ एस गिवन टी क्या हो जाएगा 0.3, ठीक है 0.3, और एस गिवन टी कॉम्प्लीमेंट ये भी हमें बता दिया गया है 0.6 है, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 0.6 लिखा जाएगा। और पी ऑफ टी का वैल्यू क्या है, पी ऑफ टी कॉम्प्लीमेंट अगर 0.6 है तो पी ऑफ टी हो जाएगा हमारा 0.4 इंटू पी ऑफ एस गिवन टी क्या हो जाएगा, एस गिवन टी 0.3 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा 0.12 डिवाइडेड बाई 0.9, ठीक है। सो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, इधर से ये हो जाएगा 12/100 इंटू 9 और ऊपर हो जाएगा 10। सो ये और ये कट जाएगा, 3 3 9 3 4 12, 2 2 2 4 2 5 10, यानी हो जाएगा 2/15। 2/15 हमारे होने चाहिए इसका आंसर, ठीक है। या मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, एक बार देख लो ध्यान से। कर भी सकते हैं। एक सेकेंड, एस गिवन टी और एस गिवन टी कम्प्लीमेंट, ओ सॉरी यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी यार, मैं बहुत गलतियाँ कर रहा हूँ यार, मज़ा ही नहीं आ रहा है। पी ऑफ एस को हम ऐसे लिख सकते हैं पी ऑफ एस कोमा टी इंटू पी ऑफ एस कोमा टी कम्प्लीमेंट, ऐसे लिख सकते हैं। तो पी ऑफ एस कोमा टी क्या हो जाएगा, ये बताना, पी ऑफ एस कोमा टी क्या हो जाएगा। इसको छोड़ो, इसको ऐसे ही रख देते हैं पी ऑफ एस कोमा टी, ये तो जैसे अब पी ऑफ एस कोमा टी इसको कैसे करेंगे, पी ऑफ एस कोमा टी ये हो जाएगा बेसिकली पी ऑफ एस इंटू पी ऑफ टी टी गिवन एस, ऐसा होना चाहिए। नहीं गलत कर दिए, पी ऑफ टी इंटू पी ऑफ एस गिवन टी, ऐसा कर लेते हैं, इंटू पी ऑफ एस गिवन टी, ये अच्छा रहेगा। सो पी ऑफ टी क्या है, पी ऑफ टी 0.4 इंटू पी ऑफ एस गिवन टी क्या हो जाएगा मेरे भाई, एस गिवन टी 0.3। सो इसका वैल्यू हमें मिल गया ये। सो 0.4 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा एस कोमा टी को 0.4 इंटू 0.3 हम मान लेते हैं, ठीक है। ये प्लस होगा बीच में, ठीक है ना, प्लस पी ऑफ एस कोमा टी कम्प्लीमेंट, ये कैसे निकालेंगे, पी ऑफ एस कोमा टी कम्प्लीमेंट, तो इसको कैसे निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है पी ऑफ टी कम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ एस गिवन टी कम्प्लीमेंट, ऐसा हो जाएगा। सो पी ऑफ टी कम्प्लीमेंट दिया हुआ है, देख लेते हैं, पी ऑफ टी कम्प्लीमेंट 0.6 दिया हुआ है इंटू एस गिवन टी कम्प्लीमेंट, ये कितना है, एस गिवन टी कम्प्लीमेंट ये भी 0.6 है, 0.6 इंटू 0.6 नथिंग बट 0.36। सो ये वाला वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे। सो ये हो जाएगा 0.12 डिवाइडेड बाई 0.12, 0.12 प्लस 0.46 यानी 0.48, ये पॉइंट कटा, 12 और 4 कटा, सो 1/4, 1/4 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पी ऑफ टी गिवन है, ये हो जाएगा 1/4, इसको हम 0.25 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये भी हमारा हो चुका है, और एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है ना। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, चलो देख लेते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, देख लेते हैं। ओके, सो सबसे पहला यहाँ पे हमें क्या दिया है, पी ऑफ यू वी डब्ल्यू एक्स वाई को यहाँ पे चेन रूल से तोड़ा गया है, और हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, वाई इज़ कंडीशनली इंडिपेंडेंट ऑफ वी गिवन डब्ल्यू। अगर डब्ल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो वाई जो है हमारा वी के ऊपर कंडीशनली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, अगर हमारा डब्ल्यू दिया हुआ है। क्या ये सही बात है, तो हाँ मुझे दिख रहा है जो वाई है यहाँ पे, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, वाई
अगर W दिया है तो क्या वो यहाँ पे V आपको कोई टर्म दिख रहा है इसके अंदर? नहीं, V नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि Y V के ऊपर कंडीशनली इंडिपेंडेंट है जब आपको W दे दिया गया है, गिवन W। सो ये स्टेटमेंट जो हमारा ट्रू है, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ये वाला स्टेटमेंट देखिए बोल के आ रहा है X इज कंडीशनली इंडिपेंडेंट ऑफ U गिवन W। अगर W दिया है तो X जो है हमारा U के ऊपर कंडीशनली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। देख लेते हैं। तो फिर हाँ, यहाँ पे मुझे वो दिख रहा है, अगर W दिया हुआ है तो X के साथ U का कोई रिश्ता नहीं है, मुझे दिख ही रहा है। X के बाद कोई U नहीं लिखा हुआ है, यानी अगर W दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है X जो है हमारा U के साथ रिश्ता नहीं रखता है। सो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है कि U एंड V जो दो वेरिएबल्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है कंडीशनली अगर W दिया हुआ है, यानी U इज़ कंडीशनली इंडिपेंडेंट ऑफ V गिवन W। अगर W दिया हुआ है तो U V के साथ कंडीशनली इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देखिए W दिया हुआ है, लेकिन क्या U और V कंडीशनली इंडिपेंडेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों कंडीशनली इंडिपेंडेंट होते तो U और V एक साथ लिखा नहीं हुआ होता, लेकिन एक साथ लिखा हुआ है ना W देने के बाद भी। सो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है।